हेलो अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू आर ऑल गुड, डूइंग वेल। और एग्ज़ाम्स हो चुके हैं आप जूम के मेट्स। सो आर टुडेज टॉपिक इज़ पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ एंड पॉजिटिव एजिंग। सो पोस्ट ट्रॉमेटिक और उसके बाद पॉजिटिवली हम किस तरह से अपनी सिचुएशंस को डील कर सकते हैं। सो या लेट्स स्टार्ट। पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ जो है और बेनिफिट फाइंडिंग के उसके हम किस तरह से बेनिफिट फाइंड करें। इट्स इज़ पॉजिटिव साइकोलॉजिकल चेंज एक्सपीरियंस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ एडवर्सिटी एंड अदर चैलेंजेस। सो बेसिकली क्या है ये पॉजिटिव साइकोलॉजिकल चेंज होता है जो कि रिजल्ट ऑफ एडवर्सिटी और दूसरे चैलेंजेस को इन ऑर्डर टू राइज टू अ हायर लेवल ऑफ फंक्शनिंग, ताकि हमारी फंक्शनिंग जो है वो हायर लेवल तक बढ़ सके। एंड दीज सर्कमस्टांसेस रिप्रेजेंट सिग्निफिकेंट चैलेंजेस टू द अडेप्टिव रिसोर्सेज ऑफ द इंडिविजुअल। सो क्या होता है कि ये हमारे जो सर्कमस्टांसेस होते हैं ये हमें डिफरेंट सिग्निफिकेंट चैलेंजेस से हमारी ग्रोथ में हेल्प आउट करते हैं कि हम किस तरह से अपने रिसोर्स को अडेप्ट करते हुए अपनी लाइफ को बेहतर कर सकें। एंड पोस्ट सिग्निफिकेंट चैलेंजेस टू देयर वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड एंड देयर प्लेस इन इट। और फिर उसमें क्या होता है कि हम अपनी जो सिग्निफिकेंट चैलेंजेस हैं और हमारी अंडरस्टैंडिंग है उसको हम किस तरह से प्लेस कर सकते हैं, किस तरह से अपनी लाइफ में लेके चल सकते हैं। पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ इन्वॉल्व्स लाइफ चेंजिंग। सो इसमें क्या होता है ये ग्रोथ हमारी जो है वो लाइफ चेंजिंग इसमें इन्वॉल्व होती हैं। साइकोलॉजिकल शिफ्ट्स इन थिंकिंग एंड रिलेटिंग टू द वर्ल्ड। इसमें क्या होता है कि साइकोलॉजिकल शिफ्ट हो रहे होते हैं सोचने में और वर्ल्ड में डेट कंट्रीब्यूट टू पर्सनल प्रोसेस ऑफ चेंज डेट इज़ डीपली मीनिंगफुल। सो ये क्या होता है पॉजिटिव चेंज है जो कि डीपली मीनिंगफुल होता है हमारे लिए। कॉजेज़ क्या होते हैं इसके। Post traumatic growth occurs with the attempts to adapt to highly negative sets of circumstances that can engender high levels of psychological distress such as major life crisis. So basically क्या होता है इसमें ये ग्रोथ हमारी तब होती है कि जब हम हाईली नेगेटिव सेट सर्कमस्टांसेस जो हमारे होते हैं जिसमें हमारा साइकोलॉजिकल लेवल का डिस्ट्रेस लेवल होता है और हमें मेजर लाइफ क्राइसिस फेस करने होते हैं, तो उसमें हम विच बेसिकली टिपिकली जेंडर अनप्लेजेंट साइकोलॉजिकल रिएक्शंस। सो इसमें क्या होते हैं जो कि अनप्लेजेंट साइकोलॉजिकल रिएक्शंस होते हैं। ग्रोथ डजंट अकर एज अ डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ ट्रॉमा। सो ग्रोथ क्या होती है कि डायरेक्टली ऐसे नहीं होती कि ये हम एक ट्रॉमेटिक इवेंट से गुजरे और फिर हमारी ग्रोथ हो जाए और हम उस चीज़ को डील करने लग जाएं, और बिल्कुल रादर इट्स द इंडिविजुअल स्ट्रगल विद न्यू रियलिटी इन द आफ्टरमैथ ऑफ ट्रॉमा दैट इज़ क्रूशियल इन डिटरमाइनिंग द एक्सटेंट टू विच पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ अकर्स। सो बेसिकली इट डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल कि वो कितनी स्ट्रगल कर रहा है अपनी रियलिटी को और एक्सेप्ट करने में और उस ट्रॉमेटिक इवेंट के बाद वाली सिचुएशन को अंडरस्टैंड करने में, और फिर उससे क्या होता है कि टू विच पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ अकर, तो फिर कितने हद तक वो पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ हो रही है। इफ़ आई वुड लाइक टू शेयर वन एग्जांपल कि माय सुपरवाइजर हैड अ रॉबरी केस few days ago. So it was traumatic event because they snatched their laptop, their mobile phone, all of them had iPhones. They snatched the keys of their car and सो दे वर लाइक कि अब उनके फ़ोन भी नहीं थे उनके पास, उनके लैपटॉप भी नहीं थे और फ़ोन नहीं थे तो कोई कांटेक्ट नहीं था। सो और जो कैश वगैरह थी दे ऑल मग्ड देम। So it was the traumatic event, but after that because she was herself was positive, so she was like doing counseling of her kids as well कि okay that's fine, अगर ये हो गया ठीक है, खुदा ना खास्ता इससे भी ज़्यादा हो सकता था, उनकी लाइफ को नुकसान पहुंच सकता था या फिर उनको जो गाड़ी थी वो बच गई थी और इससे ज़्यादा भी हो सकता था। और फिर दूसरा ओके अब ये तो हो गया, नाउ व्हाट वी कैन डू, नाउ वी हैव टू मूव ऑन लाइफ। सो उसमें फिर उन्होंने स्लोली ग्रेजुअली इस तरह से वो लेके चली और ऑफ कोर्स दे ऑल हैव स्ट्रगल बिकॉज आपको स्ट्रगल करनी पड़ती है एक इवेंट के बाद, तो फिर आप वो किस तरह से स्ट्रगल करेंगे और किस तरह से आप उस इवेंट को लेके चलेंगे। तो इसमें ये क्या है कि इंडिविजुअल की जो है ग्रोथ पे डिपेंड करता है कि आप कितनी स्ट्रगल करते हैं और कितना आप खुद अपने एक्सपीरियंसेस को बेहतर करने में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं।
So encouragingly, reports of growth experiences in the aftermath of traumatic events for outnumber reports of psychiatric disorders since continuing personal distress and growth often coexist. तो कभी कभी क्या होता है, पर्सनल डिस्ट्रेस और ग्रोथ जो है वो कोएग्जिस्ट करते हैं कि क्योंकि क्या होता है कि जितना हम अनकंफर्टेबल लेवल से गुजरते हैं उतनी हमारी ग्रोथ होती है, जितना हम आउट ऑफ कंफर्ट जोन, इवन तो जब क्लाइंट्स थेरेपी सेशन में आते हैं तो दे डू फील अनकंफर्टेबल, बिकॉज क्या होता है कि वो एक अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे होते हैं, और जब आप कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं आपको डिफरेंट किस्म के चैलेंजेस फेस करना होते हैं, और फिर जब आप वो चैलेंजेस फेस करते हैं और आप उनको सॉल्व कर लेते हैं तो फिर यू फील लाइक ओके आई डू हैव दैट पोटेंशियल. सो दैट्स कॉल्ड ग्रोथ, कि आपकी ग्रोथ होती है, आपको लगता है कि आप ये चीज़ कर सकते हैं. लेकिन जब तक आप एक कंफर्ट जोन में रहेंगे, डिस्ट्रेस में रहेंगे, आपको एक कांस्टेंट फियर होगा कि आई कांट डू इट, तो मुझसे नहीं होगा. तो इट्स लाइक कि आप जितना उस सिचुएशन से बाहर निकलेंगे, अपने पर्सनल डिस्ट्रेस को आप फेस करेंगे, उतनी आपकी ग्रोथ होगी. So, as far as predictor of post-traumatic growth, a number of factors have been associated with adaptive growth following exposure to a trauma. So, क्या होता है, नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं जो कि adaptive growth के साथ एक्सपोजर ट्रॉमा के साथ एसोसिएट होते हैं. Spirituality has been shown to highly correlate with post-traumatic growth, and in fact, many of the most deeply spiritual beliefs are a result of trauma exposure. So, क्या है, one is spirituality, yes, it plays very important role, because कुछ लोग होते हैं वो मेडिटेशन की तरफ जाने लग जाते हैं, कुछ लोग होते हैं वो स्पिरिचुअल अपनी प्रैक्टिसेस फॉलो करने लग जाते हैं, कुछ लोग होते हैं वो रिलीजन की तरफ आ जाते हैं. तो क्या होता है कि उनको फिर हीलिंग ईजी हो जाती है उनके लिए, दे डू हील दोज सिचुएशंस फॉर देमसेल्फ. तो इसमें क्या होता है कि वो अपने लिए मेडिटेशन करने लग जाते हैं, माइंडफुलनेस एक्सरसाइजेस प्रैक्टिस करने लग जाते हैं, वो एक मराकबा होता है. और स्पिरिचुअलिटी में इवन दो वन ऑफ माय क्लाइंट टोल्ड मी कि शी वाज गोइंग थ्रू सम स्ट्रेस इन हर लाइफ, तो शी सेड कि आई हैव स्टार्टेड द मराकबा, और उसमें कुछ इस तरह से करना होता है, अल्लाह हू, तो आप अल्लाह बोलें तो आप इनहेल करेंगे और हु बोलें तो आप एक्सहेल करेंगे. सो इट वाज प्रॉपर प्रोसेस, और आफ्टर दैट नफल एंड दैट सो शी टोल्ड मी एज वेल. तो कुछ लोग इस तरह से होते हैं, एंड शी सेड कि इट वाज सो हेल्पफुल, इट वाज सो सूदिंग, और उसको इस चीज़ में काफ़ी हेल्प आउट मिली थी. तो या इट इज़ वन ऑफ द कोपिंग स्ट्रैटेजी. सो कुछ लोग होते हैं कि वो उसकी तरफ चले जाते हैं, स्पिरिचुअलिटी की तरफ. सोशल सपोर्ट हैज़ बीन वेल डॉक्यूमेंटेड एज अ बफर टू मेंटल इलनेस एंड स्ट्रेस रिस्पॉन्स. यस, सोशल सपोर्ट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज क्या होता है कि आप लोगों ने खुद भी ऑब्जर्व किया होगा कि व्हेन यू आर सिटिंग अलोन यू फील लाइक आपके माइंड में थॉट्स आ रही हैं, एंड आवर माइंड इज़ लाइक अ मैग्नेट. अगर आपके माइंड में एक नेगेटिव थॉट आएगी तो फिर उसको इतनी ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स अट्रैक्ट करेंगी. तो हमारा माइंड इस तरह से वर्क करता है. और लेकिन अगर हम उस साइकिल को ब्रेक कर दें, एंड व्हेन वी स्टार्ट टॉकिंग टू समवन वी लाइक, अब ये भी है कि सोशल सपोर्ट में भी वी नीड टू आइडेंटिफाई कि to whom we should share our concerns, because there are some people who used to give us stress, so we have to avoid them as well. लेकिन अगर हमारी कोई फ्रेंड है, अगर हमारी फैमिली में किसी से क्लोज रिलेशनशिप है, अगर किसी से है, तो we do talk to them और we share our problem. So a problem share is problem half. तो प्रॉब्लम शेयर करने से प्रॉब्लम हाफ हो जाता है. तो सोशल सपोर्ट इज जो है वो एज अ बफर वर्क करती है मेंटल इलनेस में. इन रिगार्ड्स टू पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ, नॉट ओनली आर हाई लेवल्स ऑफ प्री एक्सपोजर सोशल सपोर्ट एसोसिएटेड विद ग्रोथ, बट देयर इज some neurobiological evidence to support the idea that support will modulate the pathological response to stress in the hypothalamic pituitary adrenal कॉर्टिकल पाथवे इन द ब्रेन. सो या जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बिकॉज जैसे कुछ मेडिसिन होती हैं वो मूड स्टेबलाइजर होती हैं. आप अपसेट फील कर रहे हैं, आपकी वो मेडिसिन है, वो न्यूरोट्रांसमीटर आपके वहाँ जाके एक्टिव होते हैं एंड यू डू फील गुड. कुछ लोग होते हैं, जैसे आई हैड वन क्लाइंट, शी इज़ टेकिंग हैप्पी बार, सो दैट्स मूड स्टेबलाइजर. तो उससे क्या होता है कि आपके जो है न्यूरोलॉजिकल लेवल पे वो काम हो रहा होता है.
देन पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ एंड पर्सनैलिटी किस तरह से पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ में हेल्प आउट करती है। हिस्टोरिकली पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैव बीन डिपिक्टेड एज बीइंग स्टेबल फॉलोइंग द एज ऑफ 30। सो हिस्टोरिकली पर्सनैलिटी ट्रेट वो ये डिपिक्ट की गई है कि एट एज ऑफ 30 जो है वो आपकी पर्सनैलिटी स्टेबल होती है। सिंस 1994 रिसर्च फाइंडिंग सजेस्टेड दैट पर्सनैलिटी ट्रेट कैन चेंज इन रिस्पॉन्स टू लाइफ ट्रांजिशन इवेंट्स ड्यूरिंग मिडल एंड लेट एडल्टहुड। सो या ऑफकोर्स जो पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं वो चेंज होती हैं रिस्पॉन्स के तौर पे इनटू लाइफ ट्रांजिशन के, जब हमारी लाइफ ट्रांजिशन हो रही होती है इवेंट्स ड्यूरिंग मिडल और एंड लेट एडल्टहुड। जैसे हमारी लाइफ में ट्रांजिशंस आते हैं, अगर हमने कोई प्रोफेशनल जॉब स्टार्ट की है तो इट्स ट्रांजिशन, तो हमारी पर्सनैलिटी में क्या आएगी, एक चेंज आएगा। Being student we are different, being professional we are different, if someone is getting married so being husband or wife we are different, so that's a transition। और फिर ट्रांजिशन में क्या है, हमारी लाइफ में चेंज आया है। सो ये ज़्यादातर मिडल और लेट एडल्टहुड में होती हैं। लाइफ ट्रांजिशन इवेंट्स में बी रिलेटेड टू वर्क रिलेशनशिप एज वी डिस्कस्ड, के वर्क किससे रिलेटेड हो सकते हैं, रिलेशनशिप से होते हैं और हेल्थ से हो सकते हैं। सो मॉडरेट अमाउंट ऑफ स्ट्रेस वर एसोसिएटेड विद इम्प्रूवमेंट्स इन द ट्रेट्स ऑफ मास्टरी एंड टफनेस। सो मॉडरेट अमाउंट ऑफ स्ट्रेस जो है वो हमारी डिपेंड करता है कि हमें कितनी मास्टरी है अपनी चीज़ों को हैंडल करने में। कोई टफ टाइम आया तो हम कितने मास्टर हैं इनको सिचुएशंस को हैंडल करने में। Individuals experiencing moderate amount of stress were found to be more confident about their ability and had a better sense of control over their lives. So individual जो हैं वो experience करते हैं moderate amount of stress were found to be more confident about their ability. So कुछ इंडिविजुअल जो हैं वो कॉन्फिडेंट होते हैं अपनी एबिलिटी से और फिर उनका क्या होता है, बेटर कंट्रोल होता है अपनी लाइफ में। सो दे कीप होल्ड ऑन देम सेल्फ, तो फिर उनको मालूम होता है कि हाउ दे कैन कोप अप विद देम सेल्व्स। फर्दर मॉडरेट अमाउंट ऑफ स्ट्रेस वर ऑल्सो एसोसिएटेड विद बेटर रेजिलियंस, yes of course resilience, which can be defined as successful recovery to baseline following stress. So क्या होता है, baseline recovery के तौर पे भी इसका डिफाइन किया जाता है। An individual who experienced moderate amounts of stressful events was more likely to develop coping skills, seek support from the environment and experience more confidence in their ability to overcome adversity. So ये कह रहे हैं कि जो इंडिविजुअल है जिन्होंने मॉडरेट अमाउंट ऑफ स्ट्रेसफुल इवेंट्स फेस किए हैं तो उनमें ये वाली स्किल बिल्ड हो जाती हैं, उनकी कोपिंग्स अच्छी हो जाती है, उनको पता चल जाता है कि इन्वायरमेंट से किस तरह से सपोर्ट लेनी है, कौन सा शख्स है जिनसे उनको अपने प्रॉब्लम्स शेयर करने हैं, किस तरह से उनको ग्रुप सेटिंग्स में बैठना है, किस तरह से कौन से रिसोर्सेज उनके लिए हेल्पफुल रहेंगे, तो उनको सब चीज़ें मालूम होती हैं। एंड एक्सपीरियंस मोर कॉन्फिडेंट इन द एबिलिटी, और फिर उनकी ये भी होती है कि वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हैं उस सिचुएशन के कि ओके ये हमारी लाइफ में टफ टाइम आया था, हमने डील कर लिया, तो कि ओके नाउ वी हैव द पोटेंशियल, वी कैन डू इट, तो फिर उनको एक कॉन्फिडेंस उनका बिल्ड हो जाता है इस चीज़ पे। देन पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ में रेफर टू पॉजिटिव पर्सनैलिटी चेंज फॉलोइंग ट्रॉमेटिक लाइफ इवेंट्स। ये पॉजिटिव पर्सनैलिटी चेंज जो है ट्रॉमेटिक लाइफ इवेंट्स को भी रेफर करता है। एक्सपीरियंसिंग अ ट्रॉमेटिक इवेंट कैन हैव अ ट्रांसफॉर्मेशनल रोल इन पर्सनैलिटी अमंग सर्टेन इंडिविजुअल्स एंड फैसिलिटेट ग्रोथ। सो क्या होता है कि ट्रॉमेटिक जो एक्सपीरियंस लोग करते हैं उनका क्या होता है कि ट्रांसफॉर्मेशन गोल होता है इन पर्सनैलिटी में अमंग सर्टेन इंडिविजुअल एंड फैसिलिटेट ग्रोथ। तो क्या होता है कि उनका एक ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज होता है जो कि उनकी ग्रोथ को भी फैसिलिटेट करता है। फॉर एग्जांपल इंडिविजुअल हु एक्सपीरियंस ट्रॉमा हैव बीन शोन टू एग्जिबिट ग्रेटर ऑप्टिमिज्म, positive effect and satisfaction with social support as well as increase in the number of social supportive resources. So एक शख्स जो ट्रॉमा से गुजर चुका है वो क्या करेगा, शो करेगा ग्रेटर ऑप्टिमिज्म, पॉजिटिव इफेक्ट और सेटिस्फैक्शन विद सोशल सपोर्ट, और फिर उनके क्या होगा सोशल रिसोर्सेज जो होंगे वो भी बढ़ चुके होंगे। Similarly, research reveals personality changes among spouse of terminal cancer patients, suggesting such traumatic life transition facilitated increase in interpersonal orientation, pro-social behavior and dependability scores. So क्या होता है कि इसमें
जो एक कैंसर पेशेंट के फैमिली के स्पाउस की रिसर्च की गई और उन्होंने पोस्ट ट्रॉमेटिक लाइफ ट्रांजिशन में उन्होंने क्या फैसिलिटेशन की कि उनके इंटरपर्सनल ओरिएंटेशन प्रो सोशल बिहेवियर जो थे वो बढ़ गए थे। देन डोमेन्स ऑफ पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ, 5 एस्पेक्ट्स हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ की। पर्सनल स्ट्रेंथ, so sorry, oh god, so personal strength में क्या होता है, what helps you to feel strong and to access resources within yourself, मतलब आपकी क्या आपकी वो चीज़ है जो आपको हेल्प करती है कि यू फील स्ट्रॉन्ग और आप अपने रिसोर्सेज को किस तरह से रीच आउट कर सकते हैं, कि आपके वो कौन सी स्किल्स हैं जो आपको हेल्प आउट करेंगे। हाउ डू यू कोप विद Alhamdulillah, I am so sorry, oh God. So how do you cope with pain, both emotional and physical, और फिर आपको अगर कोई इमोशनल पेन से गुजरना पड़ रहा है या फिजिकल, उसको किस तरह से आप कोप करेंगे। So there are ways of dealing with sensations and emotion that feel uncomfortable, and many of us seek out behavior that have drawbacks, using substance, overworking, distracting from the pain rather than moving through it. So what can you do to help you connect to yourself in a healthy way and process uncomfortable emotion? So आप क्या करेंगे कि अगर आपकी लाइफ में कोई इस तरह का, खुदा ना खास्ता, गॉड फॉरबिडन, अल्लाह ना करे, कोई इस तरह की सिचुएशन हो जाए, तो जैसे कुछ लोग होते हैं वो ड्रग्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं, सब्सटेंस अब्यूज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं, कुछ लोग होते हैं कि वो 24/7 वर्कहॉलिक बन जाते हैं, दे प्रेफर टू वर्क एंड यू नो कि टाइम ना मिले उस चीज़ के बारे में सोचने के लिए, तो उससे क्या होता है, आप मज़ीद लेथार्जिक हो रहे होते हैं, आप मज़ीद आपकी एनर्जी जो है वो इन्वेस्ट हो रही होती है काम में और आप मज़ीद टायर्डनेस की तरफ जा रहे होते हैं। कुछ लोग होते हैं कि वो सिर्फ सोचते रहते हैं, तो उससे भी क्या होता है, एनर्जी इन्वेस्ट होती है। सो हमें किस तरह से हेल्दी वे में अपनी इन सब चीज़ों को चैनलाइज करना चाहिए, हमारी पर्सनल क्या है। सो मैनी फाइंड स्ट्रेंथ इन स्पोर्ट्स, एक्सरसाइज, creative endeavors, music, art, theatre, or in connecting with the and helping others. Take some time to reflect on what could serve you best in this way. So आप लोग खुद भी अपना भी सोचिएगा कि आपके अपने पर्सनल रिसोर्सेज कौन से हैं, आपकी वो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको खुश करती हैं। कुछ लोग होते हैं जिनको पोइट्री करना पसंद है, कुछ लोग होते हैं जिनको स्पोर्ट्स खेलना पसंद है, कुछ लोग होते हैं जिनको बुक्स रीडिंग पसंद है, कुछ लोग होते हैं जिनको स्केचिंग पसंद होती है। तो वी डू आस्क एवरीवन, लाइक जब क्लाइंट्स भी आते हैं तो आई डू आस्क देम कि ओके व्हाट इज़ योर इंटरेस्ट, व्हाट मेक्स यू हैप्पी, आपको आपकी अपनी कौन सी चीज़ है। बिकॉज इट ऑल्सो लाइक फ्यू डेज अगो आई हैड वन क्लाइंट हु वाज वेरी डिपेंडेंट ऑन हिज वाइफ एंड ही सेड कि व्हेन आई टॉक टू हर आई फील गुड, व्हेन आई डोंट टॉक टू हर आई फील annoy, I feel frustrated. So I was like, don't you think you are dependent on her? Because there one can't be available for you 24/7, and she is another person, she has individuation, she has on her routine, she has on her life. So don't you think it's more than normal? So what's your personal resources? If someone is not available for us, then how we can cope up with ourselves, how we can work on ourselves. So he was like, yeah, absolutely, you are absolutely right, I don't know what my personal interest, what I do for myself. So I gave him an assignment कि okay, for this week explore yourself, what makes you happy, कि आपको बुक्स पढ़ के अच्छा लगता है, आपको म्यूज़िक सुन के अच्छा लगता है, या आपको कोई सीरीज़ देख के अच्छा लगता है, या आपको स्पोर्ट्स खेल के या देख के अच्छा लगता है। तो वी नीड टू नो आवर पर्सनल स्ट्रेंथ, कि हमारी अपनी पर्सनल स्ट्रेंथ क्या है। देन न्यू पॉसिबिलिटीज़, विद ट्रॉमा ऑफन कम्स एन ऑर्गेनिक शिफ्ट इन पर्सपेक्टिव। ट्रॉमा के साथ क्या होता है, एक शिफ्ट आता है हमारी पर्सपेक्टिव में।
परहैप्स थिंग्स दैट यूज टू बी मीनिंगफुल नो लॉन्गर कैरी योर इंटरेस्ट। और हाँ, ऐसा होता है कि जो जिन चीज़ों में हमें पहले इंटरेस्ट होता है उनमें हमें फिर हम लॉस ऑफ इंटरेस्ट फेस कर रहे होते हैं। वाइल अदर टॉपिक्स फील सडनली मोर कंपेलिंग। तो अदर जो क्या होते हैं, दूसरे टॉपिक जो होते हैं वो ज़्यादा हमें कंपेलिंग लग रहे होते हैं। टेक अ मोमेंट टू रिफ्लेक्ट ऑन वॉट यू मे वॉन्ट टू लीव बिहाइंड एंड वॉट इज पुलिंग योर अटेंशन मूविंग फॉरवर्ड। सो जस्ट टेक अ मिनट, थिंक अबाउट इट कि क्या चीज़ है जो आपको मूविंग फॉरवर्ड के लिए पुल कर रही है और क्या चीज़ है जो आप पीछे छोड़ रहे हैं। तो उसके लिए उस पर थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग करें। ऑफन विद ट्रॉमा पीपल एक्सपीरियंस अ शिफ्ट एंड रिप्रोटाइजेशन ऑफ वैल्यूज़। सो इफ़ दिस हैज़ हैपेंड फॉर यू व्हाट न्यू पॉसिबिलिटीज़ एग्जिस्ट। तो क्या न्यू पॉसिबिलिटीज़ हैं? हाउ कैन यू शिफ्ट हाउ यू स्पेंड योर टाइम एंड एनर्जी टू रिफ्लेक्ट दिस चेंजेस। आप अपने टाइम को और अपनी एनर्जी को किस तरह से शिफ्ट करना चाहेंगे इन चेंजेस में। देन थर्ड वन इज रिलेटिंग टू अदर्स। फिर हम क्या करते हैं, सोशल सपोर्ट आर ह्यूज वे डैट वी मूव थ्रू डिफिकल्टी। सो सोशल सपोर्ट के जब व्हेन वी टू टेल देम कि ओके दिस पर्सन वॉज ऑल्सो गोइंग थ्रू दिस, या कभी कभी वी डू गिव आर सेल्फ क्लोजर के ओके मेरे पास भी एक इस तरह का मेरा ट्रॉमेटिक इवेंट आया था। लाइक वन ऑफ माई फ्रेंड हैड क्लाइंट जिनकी ग्रैंड मदर की डेथ हो गई थी। तो एंड ही वॉज लाइक इन एवरी सेशन टू माई फ्रेंड ही वॉज वेरी चैलेंजिंग एज वेल। सो इन एवरी सेशन ही वॉज लाइक नो मैम यू वॉन्ट अंडरस्टैंड वॉट आई वॉज गोइंग थ्रू, नो मैम यू वॉन्ट अंडरस्टैंड वॉट आई एम गोइंग थ्रू, no ma'am you. Then she did self closure. Listen, my grandmother passed away few days ago and I can understand what that trauma is and I have been through this situation. Then he was like थोड़ा सा ground level पर आया, okay I'm so sorry to hear that, yeah then you can relate, it was so difficult, I was so attached to her. So एट सम पॉइंट क्या होता है, हम सेल्फ क्लोजर भी करते हैं और हम दूसरों के भी एग्जांपल्स देते हैं। हम वी डू टेल देम कि हमारे पास इस तरह के क्लाइंट्स थे और विदाउट ब्रेकिंग कॉन्फिडेंशियलिटी वी डू टेल देम के इस तरह के क्लाइंट है XYZ और वो इस सिचुएशन से गुजरे और इस तरह से, और हम फिर उनको अपना भी सेल्फ क्लोजर देते हैं तो ताकि वो थोड़ा सा खुद को दूसरों से रिलेट कर सके। वी आर नॉट द ओनली वन जो कि इस चीज़ से गुजर रहे हैं, दूसरे लोग भी गुजरते हैं। सो ट्रॉमा में लीड टू रीच प्रोफेशनल हेल्प टू कन्फाइंड अ फ्रेंड। वी मे ऑल्सो हैव अ डीपर सेंस ऑफ कंपैशन फॉर अदर हु आर सफरिंग, लीडिंग टू रिलेट टू द वर्ल्ड इन एन इंटायरली न्यू वे। Take a moment to look at your relationships with family, friends, your community and society at large. Where do you feel connected, seen and supported? So आप अपना टेक अ मोमेंट और आप सोचें कि किसके साथ आप कनेक्टेड हैं, अपनी फैमिली में, फ्रेंड्स में, कौन है आपके सपोर्ट सिस्टम। एंड दीज आर प्लेसेस दैट कैन बी हेल्पफुल एंड हीलिंग। सो वो प्लेसेस ये हैं जो कि आपके लिए हेल्पफुल होंगी। इफ़ यू डोंट फील यू हैव पीपल हु सपोर्ट यू, नाउ इज़ अ वंडरफुल टाइम टू रीच आउट। सो अगर आपको लगता है कि देयर इज़ नो वन, तो वी नीड टू थिंक अबाउट दैट, वी नीड टू एक्सप्लोर। Then appreciation of life. Trauma brings us face to face with our mortality and as such can lead us to appreciate and even treasure moments of peace or connection we may have taken for granted. So क्या होता है, कभी कभी हम कुछ चीज़ों को बिल्कुल for granted ले लेते हैं और हम उनको appreciate नहीं करते। तो ट्रॉमा के बाद we do realize कि ओके ऐसा लाजमी नहीं है कि हमेशा ऐसा हो। वी शुड अप्रिशिएट लिटिल मोमेंट्स, अपने छोटे छोटे रिलेशनशिप्स, अपनी लाइफ की लग्जरीज, अपनी अपॉर्चुनिटीज़ वी शुड अप्रिशिएट। तो फिर उसमें हमारी अप्रिसिएशन आ जाती है। दैन स्पिरिचुअल चेंज, मैनी ट्रॉमा सर्वाइवर्स रिपोर्ट्स आर शिफ्ट इन रिलेटिंग टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। काफ़ी जो ट्रॉमा सर्वाइवर हैं वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में शिफ्ट हो जाते हैं। द डायग्नोस्टिक DSM definition of trauma explained that many traumatic experience involve exposure to death, certain death, which brings to the forefront question of mortality, afterlife and spiritual meaning. तो इसमें क्या होता है, ज़्यादातर ट्रॉमेटिक इवेंट डेथ का होता है और लव्ड वन की डेथ का हो गया और उनका, तो फिर वो क्या होते हैं उसमें स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाते हैं। तो उसमें क्वेश्चंस वो आफ्टर वर्ल्ड लाइफ और स्पिरिचुअलिटी उन सब के वो करते हैं। वी मे फाइंड आवर सेल्व्स आस्किंग व्हाई डिड दिस हैपन टू मी।
और फिर हम कई दफ़ा ऐसे क्वेश्चन करते हैं मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, व्हाट हैज़ बिकम ऑफ द पर्सन हु पास्ट, उस शख्स का क्या हुआ होगा जो चले गए यहाँ से। दिस क्वेश्चन एंड आंसर वी सीक आर डीपली पर्सनल एंड हैव सिग्निफिकेंट इम्प्लीकेशन फॉर हाउ लॉन्ग वी अंडरस्टैंड आवर सेल्फ एंड दैट द वर्ल्ड, कि हम कितना खुद को समझ रहे हैं और वर्ल्ड को समझ रहे हैं। अलाउ टाइम फॉर दीज रिफ्लेक्शन इन द आफ्टर मैथ ऑफ ट्रॉमा। सो आप क्या रिफ्लेक्शंस को टाइम दें, उन क्वेश्चंस को आने दें, उनको थोड़ा सा प्रोसेस करें। देन व्हाट इज पॉजिटिव एजिंग? पॉजिटिव एजिंग जो है इज एन अप्रोच विच रिकॉग्नाइज हाउ नेगेटिव मेंटल स्टेट्स like belief, thought, ideas, attitude can have an impact on physical and emotional well-being as we age. Positive aging is more than a philosophy. It is a practical way of improving the chances of having a better life as we age. So basically positively way में हम किस तरह से अपनी thought, belief, ideas, values और attitudes को हम अपने उसमें देख रहे हैं और उनका हमारे emotional और mental impact क्या आ रहा है physically पे। पॉजिटिव एजिंग इज़ फॉर दोज हु वांट टू डू एजिंग डिफरेंटली। सो पॉजिटिव एजिंग बेसिकली उनके लोगों के लिए है जो डिफरेंटली अपनी लाइफ को चांस देना चाहते हैं। द ट्रेडिशनल अप्रोच टेंड्स टू बी पैसिव, fatalistic and rather downbeat. The new positive approach is very different. It understands that the mind can have a significant impact on our physical and emotional well-being, and positive aging therefore focus on emotional and psychological aspect of aging. So इसमें हम अगर if we want to work on it तो हम अपने इसमें differently work करते हैं जिसमें psychological और emotional चीज़ों पे हम देखें। A positive aging approach proposes 3 principal strategies to prevent the negative outcomes we are encouraged to. So 3 strategies हैं जिससे हम negative outcomes को prevent कर सकते हैं। Develop a more balanced understanding of the reality of aging which recognize the positive aspect of aging as well as more challenging ones. So क्या होता है कि balanced understanding of reality, कुछ लोग होते हैं बिल्कुल उसी या तो past में रह रहे होते हैं या फिर fantasy में रह रहे होते हैं, तो we need to maintain the balance कि किस तरह से हमारी reality क्या है, reality check you know, तो हम थोड़ा सा और फिर वो challenges उनको करें हम reality checks को। Apply technique drawn from humanistic psychology to gain a degree of control over negative mental states. तो फिर हम कुछ इस तरह की टेक्निक अप्लाई करते हैं जो कि हमारा कंट्रोल को रीगेन कर सके मेंटल स्टेट्स में। Consciously build our emotional well-being and inner resilience so that we are better able to negotiate the significant challenges in later life. So हम क्या करते हैं अपनी emotional well-being के लिए inner resilience हम build करते हैं ताकि हमारे फ्यूचर में कोई इस तरह के challenges आए तो हम उनको डील कर सकें। Then positive aging more than philosophy, it is a practical way of improving the chances of having better life as we age. A positive aging approach is underpinned by the following responsibility. It is not what happens to us in later life but how we respond. तो इट्स नॉट लाइक कि फ्यूचर में क्या होगा, अभी हम किस तरह से सिचुएशन को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। ऑल अबाउट प्रेजेंट मोमेंट विच विल डिटरमाइन आवर वेलबींग एज वी एज। तो उससे हमारी वेलबींग भी डिटरमाइन होती है। एक्सटर्नल कंडीशन एंड लाइफ इवेंट्स आर ऑब्वियसली इन्फ्लुएंशियल बट द चॉइसेस वी मेक ऑन हाउ टू इंटरप्रेट एंड रिएक्ट टू इवेंट्स इन लाइफ इज वॉट मेक द डिफरेंसेज टू आवर एक्सपीरियंस। तो हम जो एक्सपीरियंसेस कर रहे हैं डिफरेंसेस वो हमारी लाइफ को किस तरह से चेंज करते हैं। It is important to develop and maintain a positive and optimistic mindset which rejects self-limiting belief based on what is considered age appropriate or normal. For some of our age, such age-related limitations should be challenged. So क्या होता है कि हम अपनी इतना पॉजिटिव और ऑप्टिमिस्टिक माइंडसेट रखें जिससे हमें सेल्फ लिमिटेशंस पे डाउट होने लगे तो हम उस पे वर्कआउट कर सकें। लाइक आई एम टेकिंग सेशंस ऑफ वन गर्ल हु इज़ MBBS डॉक्टर एंड शी इज़ डूइंग हर हाउस जॉब बट एट द टाइम ऑफ हाउस जॉब शी इज़ फीलिंग लाइक कि आई डोंट नो एनीथिंग, मुझे तो कोई इंजेक्शन लगाना नहीं आता, मुझे तो कुछ आता नहीं है। इफ़ सम जूनियर्स और सम सीनियर्स वुड आस्क मी अ क्वेश्चन आई वोंट बी एबल टू गिव आंसर्स। सो यू नो हमारी सेल्फ लिमिटेशंस आ रही हैं। तो वी शुड हैव एटलीस्ट दोज ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच के हम जिससे खुद को कॉन्फिडेंट फील कर सकें कि ओके दैट्स फाइन, इट्स आवर हाउस जॉब टाइम पीरियड, अगर हमें नहीं आता तो वी कैन लर्न। और ऐसा नहीं है कि हमें नहीं आता, हम 5 साल आपने MBBS किया है तो यू हैव हैड द पोटेंशियल, दैट्स वाई यू क्लियर्ड योर एग्जाम्स, यू हैव रीच्ड एट दैट पॉइंट। बट अभी चूंकि थोड़ा सा आपके लिए
सिचुएशन चैलेंजिंग है, डिफ़िकल्ट है, तो इट डजेंट मीन कि अब आप खुद को बिल्कुल इस तरह से निगलेक्ट और लिमिट वो कर दें, खुद को क्रिटिसाइज़ करने लग जाए. So age denial, the attempt to resist or overcome or cover up our aging process, is a form of rejection of our future selves and need to be challenged. So इसमें क्या होता है, हम जो सोच रहे होते हैं, वी शुड चैलेंज दैम. वी शुड बी प्राउड ऑफ वट एवर एज वी आर एंड मोस्ट succumb to age denial through anti-aging portions of flattery about not looking at age we are the age we are, and we look at the age we look at the age we are. So कुछ लोग होते हैं जो एज को छुपाने के लिए एंटी एजिंग ले रहे होते हैं, कुछ लोग होते हैं इस तरह से. तो इट्स नॉट लाइक दैट. इट्स यू आर हु यू आर, यू नो, कि यू हैव स्पेंट दोज लाइफ. इट मस्ट बी गुड बैड मिक्सचर, बट नाउ यू हैव टू एक्सेप्ट दैट कि ओके इतने साल गुजर गए हैं, अब जो आपकी एज है वही एज है. एक्सेप्टेंस ऑफ गेटिंग ओल्डर इंक्लूडिंग आर मोर्टेलिटी इज़ द की टू आर वेलबींग एंड हैप्पीनेस. तो जितना हम अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट करेंगे, अपनी एज को एक्सेप्ट करेंगे, उतना हम खुश रहेंगे. इक्वेनिमिटी अबाउट दिस पार्ट ऑफ लाइफ जर्नी इज़ मोर बेनिफिशियल दैन रेजिस्टेंस एंड डिस्पेयर. तो जितना हम अपनी इस लाइफ को एक्सेप्ट करेंगे, रेजिस्ट नहीं करेंगे, उतनी बेहतर होगी. और जितना रेजिस्ट करेंगे और वो करेंगे तो उतने ही हमें मज़ीद प्रॉब्लम फेस करना पड़ेंगे. एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग. हैव अ गुड डे. और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी. इफ़ यू गाइज हैव एनी क्वेश्चंस, क्यूरीज, प्लीज़ फील फ्री टू आस्क. आई वुड लव टू आंसर. टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ. हैव अ लवली डे. अल्लाह हाफिज़.